सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। लेकिन आज का किस्सा थोड़ा अलग है। जैसे आप सब जानते हो कि आज हमारी चैनल का 1 साल पूरा हो गया है। 21 जनवरी को पिछले साल हमने ये चैनल शुरू की थी और 2 दिन पहले मैंने आपसे सुझाव मांगे थे कि आज के दिन मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या बात करूं। 50-60% लिसनर्स का, व्यूज़ का ये व्यू था कि मैं आपको ये बताऊं कि ये चैनल चलाने का ख्याल, ये एक सपना, ड्रीम, ये कैसे आया, कैसे सवाल उठा, क्या मैंने क्यों सोचा कि ये चैनल चलाई जाए। और उसके लिए मैं आपको उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिस शख्स ने इस ख्याल का बीज बोया, और वो शख्स का नाम है रितेश लक्की। बहुत बढ़िया, उम्दा एक टेलीविज़न के टीवी जगत के एंकर हैं और 3-4 भाषाओं पे उनकी पूरी कमांड है। जैसे मैं हिंदी पंजाबी में बोलता हूँ, पंजाबी अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी उर्दू में, लेकिन रितेश लक्की जो भी भाषा बोलते हैं वो परफेक्ट बोलते हैं। इसके पहले 3-4 चैनल उन्होंने नेशनल लेवल की पंजाब में शुरू करवाई। उसके बाद आज के दिन में वो अपनी चैनल पंजाबी में चला रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी और क्रेडिबल चैनल है पंजाब में। मैं रितेश लक्की से कहूँगा कि वो बताएं, उन्होंने ये चैनल शुरू करवाई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे आज तक भी नहीं पता कि चैनल कैसे चलाई जाती है, कैसे चलती है। तो ये पूरे का पूरा जो सेहरा है वो रितेश के सर जाता है और मैं उनको कहूँगा कि वो बताएं आपको उन्होंने कैसे सोचा कि मेरे जैसा आदमी, एक प्रिंट मीडिया का आदमी जो टाइपराइटर पे, कंप्यूटर पे अपनी स्टोरी टाइप करके दिया करता था। मैं ना तो एक्टर था, ना मैं ऑरेटर था, ना स्पीकर था, ना बुलारा था, ना स्पोक्समैन था। इन्होंने क्या देखा, क्या समझा जो मुझे इस काम में लगा दिया। खैर, आप आगे की कहानी कहें तो 1 साल पहले की कहानी, पीछे की कहानी रितेश लक्की से सुनिए। दोस्तों, बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी का। और पहली बार मुझे बलजीत परमार फॉर यू चैनल पे आने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले बलजीत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू, शुक्रिया। माइक ले लेता हूँ नहीं तो आवाज़ में गड़बड़ ना हो। 1 साल चैनल पूरा होने की बधाई। और मैं जानता हूँ आपका जन्मदिन भी आज है, तो मुबारकबाद। भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो और आज आप एक लेजेंड हैं। और जो लेजेंड्स आप अपनी इस यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ क्रिएट करते हैं, तो उम्मीद यही है कि सालों दर साल ये सिलसिला चलता रहे। सो बहुत बहुत बधाई इस चैनल को 1 साल पूरा होने की। खैर, बलजीत जी ने कुछ ज़्यादा मेरे बारे में बोल दिया, इस लायक इस काबिल मैं नहीं हूँ। लेकिन ये चैनल एक ड्रीम चैनल है। ये कहा जा सकता है कि एक ड्रीम चैनल है ये चैनल, क्योंकि मैं खुद भी कभी सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी कामयाबी इस चैनल को मिलेगी और इतना प्यार बलजीत परमार फॉर यू के जितने भी दर्शक हैं, फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो देंगे। क्योंकि जब बलजीत परमार जी से मेरी मुलाकात हुई तो हमारे एक पत्रकार साथी जिन्होंने बलजीत परमार जी का एक इंटरव्यू किया था, क्योंकि बलजीत परमार जी को नेशनल लेवल पे, मुंबई के लेवल पे बहुत लोग जानते हैं और बहुत बड़ा नाम है बलजीत परमार जी। और अपराध जगत और क्राइम जगत से जुड़े हुए जितनी जर्नलिज्म या रिपोर्टाज इन्होंने अपने समय में की है, तो उस वक्त के लोगों को ज़्यादा जानकारी है। पंजाब एक इत्तेफाक से ऐसा इलाका था जहाँ पर बलजीत परमार जी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। तो 1-2 इंटरव्यूज़ इनके ऐसे रहे टेलीविज़न चैनल्स पर, और उनमें से कुछ इंटरव्यूज़ मुझे करने का मौका मिला उसी फेज़ में। सो हुआ ये था कि बलजीत परमार जी के कुछ इंटरव्यू किए और मैंने भी 2-3 इंटरव्यू करने का मौका मिला। और जब मैं वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, तो जब भी मैंने इंटरवीन करने की कोशिश की, तो बलजीत परमार जी को जो भी लोग देख रहे थे उन्होंने बहुत रिएक्ट किया। लोग कहते कि आप हमें बलजीत परमार जी को सुनने दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये इच्छा थी कि बलजीत परमार जी को हम सुने, आप कम बोलिए और इनको बोलने दीजिए। तो ये जो फीडबैक कॉन्स्टेंटली आई, और तकरीबन मैंने 3-4 इनके इंटरव्यू उन महीनों में कुछ किए, 2020 के आखिरी कुछ महीने और 2021 के शुरुआत में।
और उसके बाद ये मन में विचार आया और मैंने बलजीत जी से कहा कि आप अपना चैनल क्यों नहीं शुरू कर लेते, यूट्यूब चैनल, क्योंकि इनके जो इंटरव्यूज़ हम अपने लोकल चैनल पर चला रहे थे तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन उसमें वो भी बैंडविड्थ नहीं था कि वो उतनी रेंज कवर कर पाते, क्योंकि इनके पास जो कहानियाँ थी वो मुंबई से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए जगत की वो कहानियाँ थी, जिसकी ऑडियंस शायद पंजाब में उतनी ज़्यादा नहीं थी भी, लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं कभी किया गया था। तो उसी विचार के तहत ये फिर प्लान बना और हमने एक मोबाइल फ़ोन और इसी तरीके के किसी माइक से शुरू कर दिया। और आज भी ये बताएं कि ये बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज के साथ बलजीत जी शुरुआत के लगभग 6-7 महीने तो मैं इस चैनल के साथ एक्टिवली सक्रियता से जुड़ा रहा और वीडियो वगैरह मैं शूट करता रहा, लेकिन उसके बाद बलजीत जी अब इसको खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल इनसे प्रेरित होकर खोल लिया। तो हालांकि वो आइडिया थे, लेकिन बलजीत जी के चैनल की कामयाबी देख के मुझे लगा कि आज एक इंडिपेंडेंट जो क्रिएटर है उसके लिए संभावनाओं की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको तलाशने की ज़रूरत है। और उसी तहत एक बहुत बड़ी कामयाबी बलजीत परमार फॉर यू से शुरू हुई और मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। बलजीत परमार एक शख्स नहीं, एक फिनोमिनन है बलजीत जी, और जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन, और बहुत मेहनत करते हैं। मैंने इनको देखा मेहनत करते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहानियाँ मन में होती हैं, दिमाग में होती है और उनको कोई बैठ के सुना देता है। इट्स नेवर लाइक दैट। इवन एट दिस एज मैं इनके साथ कई बार रात 12-12 बजे भी हमने काम किया, तो रात 12-12, 1-1 बजे तक बलजीत जी अपने कॉन्टैक्ट्स, जो इनके सूत्र रहते हैं, चाहे वो मुंबई में हों, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, तो उनको ये संपर्क में रहते हैं, पूछते रहते हैं उनसे। तो बलजीत जी, मैं आप इसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी भूमिका बना दी है, लेकिन बलजीत जी से मैं समझना चाहूँगा कि ये आइडियाज़ आपके पास कहाँ से आते हैं, कि क्या आपने करना है। और मैंने आपको खुद देखा कि आप घंटों घंटों टेलीफोन पे बातचीत करते हैं बलजीत जी, तो कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना स्टैमिना बातचीत करने का, और फिर उस सबसे बड़ी बात जो है वो डिटेल को याद रखने की जो क्षमताएं हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? आप डिटेल्स कैसे याद रखते हैं? ये बहुत मुश्किल काम है और मेरी अपनी मेमोरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और आम लोग ये आपसे पूछते हैं, मैंने कई बार आपके यूट्यूब पे भी कमेंट्री सुनी है कि इतने तथ्यों को अपने में संजोए कैसे रखते हैं और उनको फिर उभारते कैसे हैं? देखिए, मेमोरी जो है ना, ये एक आदत डालनी पड़ती है याद रखने की। मैं जब रिपोर्टिंग किया करता था तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि मैंने शुरू में जब नोट्स लेने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जाते थे वहाँ पे एक नोट पैड और एक पेन, जहाँ पेंसिल रखी होती थी सब रिपोर्टर्स के लिए, तो मैंने शुरू में नया जब शुरू किया तो मैं लिख के ले जाता था। इंटरव्यू देने वाला या प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाला क्या बोल रहा है, तो मैं कागज़ पे लिख लेता था। लेकिन होता अक्सर ये था कि बोलने वाला बहुत तेज़ बोलता था और मेरी लिखने की स्पीड कम हुआ करती थी। तो उसमें स्पीड में लिखने से मैं इतनी तेज़ लिख लेता था, और राइटिंग इतना भद्दा हो जाता था कि जब मैं ऑफिस में जाके उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पूरी मेहनत जो थी वो ऐसे चली जाती थी। तो मैंने फिर फैसला किया कि बजाय इसके कि मैं अपना पूरा ध्यान उस शख्स को सुनने की बजाय मैं लिखने में लगा रहा हूँ, तो मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि ये बजाय इसके कि मैं टाइम वेस्ट करूँ लिखने में और बाद में पढ़ा नहीं जाए, फिर लोगों दूसरे रिपोर्टर्स को फ़ोन करके पूछना है यार उसने क्या बताया था, तो मैंने ऐसा वो पेन कागज़ छोड़ दिया और याद रखने की कोशिश की। उसके 2 फायदे हुए मुझे। जब मैं लिखता नहीं था तो मैं बोलने वाले की तरफ देखता था, और वो बड़े आदमी हुआ करते थे, कभी केशव महिंद्रा है, JRD टाटा हैं, जहाँ आपके स्टेट का मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सेंटर के लीडर, स्टेट के लीडर, बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, तो वो आदमी जब बोलते हैं तो काम की बातें करते हैं। तो मैं उनका चेहरा देखता था, उनका मैनरिज्म देखता था और उनके जेस्चर्स नोट करता था और सुनता था क्या बोल रहे हैं। तो उसमें कई बार ऐसे होता था, एक बड़ा आदमी, पुलिस कमिश्नर हो, या इनकम टैक्स का कमिश्नर हो, या कस्टम का कमिश्नर हो, वो कहीं ना कहीं रुकता था, जहाँ कुछ ऐसा जेस्चर करता था कि वो कोई चीज़ छुपा रहा है, जो बताना चाहता तो उसको सडनली रोक के उसने वो बात कही नहीं। जब बाकी लोग नोट्स लेने में मस्त होते थे तो मैं उस आदमी का वो मैनरिज्म नोट करके
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सब लोग चाय पी के चले जाते थे तो मैं उस ऑफिस को जो बड़े आदमी को पूछता था कि सर फलां बात करते करते आपने थोड़ा सर खुजला था या कान को हाथ लगाया था या आप कुछ सोच रहे थे, चुप कर गए थे, वो क्या बात थी वो बताइए। तो आपको हैरानी होगी कि 90% 90% मुझे मेरी असली स्टोरी उस बात से मिलती थी। वो उस समय जो आदमी बताता है कि मैं असल में बताना चाहता था कि ये बात है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अभी कच्ची पक्की बात है तो अभी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अभी आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। तो वो मेरी रिपोर्ट की लीड हुआ करती थी, जो खबर किसी के पास नहीं होती थी, मुझे सिर्फ इसलिए मिल जाती थी कि मैं रोड से नहीं ले रहा था, मैं उस आदमी को देख रहा था, नोट कर रहा था। तो ओवर द ईयर्स एक आदत पड़ गई। और मेमोरी जो है ये एक आदत है, अगर आप इसको अपने माइंड को दिमाग को ट्यून कर लो कि ये काम मैंने करना है, याद रखना है, तो आप जो कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है उससे। जब आपको पता है कि आपने सुन के याद रखना है तो आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, बजाय इसके कि आप लिखी हुई चीज़ पे मुनहसर करें। तो ये एक मेन रीज़न था जिसके मुझे अल्टीमेटली मेरे जर्नलिस्ट कैरियर में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है याददाश्त की बदौलत। तो आज हम बलजीत परमार जी के मोहाली स्थित निवास पर हैं और यहाँ पर कुछ बलजीत परमार जी को के पुराने साथी जिन्होंने मुंबई में या पंजाब में इनके साथ काम किया है, जिनको इनके साथ रहने का मौका मिला है, कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं यहाँ पे जो कि अदाकारी के जगत से या सिनेमा जगत से हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सब से भी कुछ बलजीत परमार जी की शख्सियत के बारे में पूछूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें शायद बलजीत परमार जी खुद अपने बारे में नहीं बता पाएंगे और ना ही शायद मैं बता पाऊँ, लेकिन शायद हो सकता है ये लोग बता पाएँ। तो आइए मैं यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं, इनसे मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। बलजीत परमार जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं काफ़ी अरसे से, यानी कोई समझ लीजिए 80s से हम जानते हैं। मुंबई में साथ में रहे, इनके जलवे देखे। मेरे ख्याल में किसी फील्ड में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हो जो इस व्यक्तित्व को ना जानता हो। इनका परिचय एक, मैं जिस ढंग से बोल रहा हूँ बस शॉर्ट में मैं इतना बोलूँगा कि चाहे वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड लोग हों, मुंबई में तो अंडरवर्ल्ड का बहुत फैलाव रहा है, जिसमें इनकी भूमिका, वहाँ की पुलिस की मदद, उन शख्स को पकड़ना या उनके बारे में पता करना, वो हर इंसान नहीं कर सकता और उसके लिए एक जिगरा भी चाहिए। ये शख्स में इतना बड़ा जिगरा है कि हर कोई आदमी कर नहीं सकता, वो डर भी जाता है, लेकिन डर नाम की चीज़ इनके व्यक्तित्व में है ही नहीं। और बेबाक किस्म के आदमी है, यानी जो कुछ बोलना है मुंह पर डायरेक्ट बोल देना, वो चाहे कोई बुरा माने चाहे गलत सोचे, लेकिन जो सच्चाई है उसको सामने लाते हैं। इनको कोई लालच नहीं किसी चीज़ का भी। दुनिया भर से इनको कई चीज़ें फरमाइश आती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर इनको बुलाया जाता, हर जगह पे जाते नहीं, लेकिन ये मित्रों के मित्र हैं। जो भी इनके पुराने मित्र हैं उनके साथ ये हमेशा संपर्क में रहते हैं। और इनकी जो एक जैसे आर्टिस्ट होता है, ये आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन एक ही बार में इतना लंबा बोलना किसी सब्जेक्ट पर भी, वो भी बहुत बड़ी खासियत है। तो मतलब मैं इतना ही बोलूँगा कि इस शख्स को सैल्यूट, और इनका ये चैनल इस तरह से फलता फूलता रहे। और हैप्पी बर्थडे बलजीत परमार जी, हमारे मित्र। थैंक यू। सबसे पहले तो बलजीत पाजी को बहुत बहुत मुबारक। उनके चैनल ने, यूट्यूब चैनल ने आज 1 साल पूरा किया है, तो उस साल की भी मुबारक और इनको भी जन्मदिन की मुबारक। मैं बलजीत पाजी को जानता हूं जब मैं शायद 19-20 साल का था, और ये एक पंजाबी मैगज़ीन को एडिट करते थे शायद, और उसमें मैं 1-2 पोएम्स भी लिखी थी, और तब से मैंने इनको मिलना शुरू किया।
और अगर बलजीत पाजी मुझे करेक्ट करें तो ये उस वक्त सरदार थे। तो अपना मैं जहाँ भी जाता था, जैसे कॉलेजेस में घूमते थे, बिकॉज अभी नए नए कॉलेज से बॉम्बे गए थे, कोई आदमी पर्सनल जानता था या नहीं, कोई ऐसा आदमी उस टाइम पे भी नहीं था, जब तब तो ये क्राइम में नहीं थे, इन चीज़ों में नहीं थे, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बलजीत परमार को नहीं जानता था, बिकॉज ये पंजाबी की प्रमोशन के लिए इतना काम कर रहे थे बॉम्बे में, जो इस लाइन के साथ जाता नहीं है, क्योंकि इसलिए शायद उसका जिक्र नहीं हुआ होगा चैनल में, पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वो काम किया। और कोई भी प्रोमिनेंट जो बॉम्बे में रहने वाला पंजाबी या पुलिस वाले या एक्टर्स जो भी हैं, कोई एक भी आदमी मैं नहीं जानता जो इनको तब भी नहीं जानता था जब ये क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम नहीं बने थे। और उसके बाद में अभी मैं क्राइम के बारे में मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज जो लोग चैनल देखते हैं वो सब कुछ जानते हैं इनके बारे में, और जितना पेपरों में इन्होंने लिखा है, इंग्लिश के दूसरे पेपरों में और सारी चीज़ों में, मैं इनके बारे में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अगर कोई आदमी पूछता है ना कि निडरता क्या होती है, निडर क्या होता है, तो आप उसको बोल सकते हो बलजीत परमार। तो वो उसका पूरे का पूरा एक मीनिंग है निडर आदमी का। लोग कहते हैं ना जी मैं तो तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तो डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन गोली नहीं खाता कोई, वो डरता भी नहीं है और गोली भी खाता है तो भी डरता नहीं है, उस आदमी का नाम है बलजीत परमार। तो मैं उस आदमी को तब से जानता हूँ। मैं इसको दारा पाजी के साथ मिला, बड़े बड़े एक्टरों के साथ मिला, वैसाखी के मेलों पे मिला, और वो खबरें भी आती थी जब लगता था कि बलजीत परमार को आज मार देंगे, कल मार देंगे, फ़लाँ आदमी मार देगा, फ़लाँ गुंडा मार देगा, उसने उसको एक्सपोज कर दिया। पुलिस के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी जो बलजीत परमार ढूंढ लेते थे। सो इसलिए मैं तो सिर्फ उनके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि क्राइम के वर्ड में, जैसे अभी मेरे दोस्त वालिया ने भी कहा कि क्राइम में बड़ा मुश्किल होता है एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, खूंखार आदमी के बारे में लिखना, जो अपना बिजनेस ही नहीं देखता, कोई भी उसके खिलाफ ऐसे भी बोल देता तो गोली मारता है। ये तो उसका बिजनेस भी एक्सपोज करते थे, उसका काम भी एक्सपोज करते थे, और कई बार उनको जेल भी भेज देते थे। और वही कारण है कि इनके बॉडी में जो गोलियों के निशान हैं वो इनकी उसी बहादुरी के निशान हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब में वहाँ गए, किसी को छोटी मोटी, बिकॉज 90% फिल्म एक्टर जो हैं वो अकेले रहते हैं वहाँ, तो किसी की कोई प्रॉब्लम हो जानी, किसी का रात को कोई कभी ये कर्फ्यू है, कोई इस काम में है, कोई पुलिस के पास का काम है या कुछ है, तो वो आदमी जानता था या नहीं जानता था, वो बलजीत परमार को अप्रोच कर सकता था। इस आदमी का नाम भी है जो आधी रात को अप्रोच किया जा सकता है, वो है बलजीत परमार। और जहाँ तक क्राइम का है, वो तो हिंदुस्तान में जिसे कहते हैं कि दाऊद से बड़ा क्राइम का नाम नहीं है कोई। तो जो आदमी उस आदमी को भी एक्सपोज कर सकता है, आप उसकी निडरता के बारे में आप खुद सोच सकते हो। हाँ, चैनल उन्होंने शुरू किया, मैं बहुत चाहता था कि ऐसी कुछ करें, मैं 1-2 बार इनसे बात भी की थी, लेकिन क्योंकि मैंने खुद कभी ऐसा कोई काम किया नहीं, तो इसलिए मैं कुछ उनको बोल नहीं सकता था कि कैसे करना है। और मेरी अभी चैनल तो इनका शुरू हो गया और उसकी पॉपुलैरिटी भी देख ली। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इनकी लाइफ के ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए, और शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डेयरिंग फिल्म बन सकती है, बलजीत परमार फॉर यू। सबसे पहले तो मैं बलजीत परमार साहब को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ, और उनका जो बलजीत परमार फॉर यू चैनल शुरू हुआ है और आज एनिवर्सरी है पहली उसके लिए उनको बहुत 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 मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी तक ये चलता रहेगा। बाकी औलख साहब ने और वालिया साहब ने परमार साहब की निडरता और उनके हौसले और उनकी दिलेरी के बारे में तो सब कुछ बता दिया। मैं कुछ अलग चीज़ें बताना जो मेरी अपना कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। मैं इनको परमार साहब को उन दिनों में मिला था, ये फ्री प्रेस जर्नल में हुआ करते थे। फ्री प्रेस जर्नल, जी हाँ जी। मैं उन दिनों में बॉम्बे में नया नया आया था और मैं स्ट्रगल करता था, तो इनसे मुलाकात हुई तो उनको बताया कि यार
परमार साहब कुछ गड़बड़ है, कुछ काम वाम तो मिल नहीं रहा, तो थोड़ा सर्वाइवल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आ जा यार फ्री प्रेस जनरल में आ जा किसी दिन। मैं वहाँ पहुँच गया। इन्होंने मुझे वहाँ पे अप्रेंटिस लगवा दिया था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, बात हो गई, ये मुझे मिले कहे तेरा हो गया है, तेरी इतनी पे होगी मंथली, याद है मुझे 800 रुपये। तो लेकिन मुझे कुछ काम मिल गया कोई फिल्म मिल गई और मैंने वो ज्वाइन नहीं की। हाँ जी। तो उसके बाद मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था सुरनई थिएटर ग्रुप में, तो उसका मैं स्टेज मैनेजर हुआ करता था। उसके लिए मैं बहुत सारे काम करता था। मान लीजिए जैसे स्टेज मैनेजर का काम होता है कि सारी प्रोडक्शन, एक्टिंग तो करनी है, साथ में प्रोडक्शन देखनी है। उसमें मैं परमार साहब से एक बहुत ही ज़बरदस्त मदद लिया करता था। फिर ये दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली में जाता था, तो ये मेरा एक ऐसे दिन में मेरी जो थिएटर ग्रुप था उसका एडवर्टाइजमेंट लगाते थे जिस दिन वो फ्री होता था। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताया टाइम्स ऑफ इंडिया में किस दिन फ्री होता है, इंडियन एक्सप्रेस में कैसे कहाँ फ्री होता है, मतलब कि इस तरह की इन्होंने बहुत सारी हेल्प की। इन्होंने इनफैक्ट शुरू में बॉम्बे में एक वार ग्रुप हुआ करता था पंजाबी का बना, ये उसके फाउंडर हैं। ये थिएटर में इन्होंने बहुत काम किया है, और ये पंजाब एंड सिंध बैंक से वार ग्रुप को इनको पैसे इकट्ठे करके देते थे शोज़ करने के लिए। और उसके बाद फिर हमारा मिलना जुलना रहता था। उसके बाद ये बीच में इंडियन एक्सप्रेस में भी थे। मैंने इनकी सबसे बड़ी एक चीज़ देखी थी जो जिससे ये इन्होंने तहलका मचाया था। एक हमारे वहाँ पे हमारे कोलीवाड़ा ऑन टॉप हिल साइड के एक दाऊद अपना एक डॉन हुआ करते थे, वरदाराजन। तो इन्होंने वहाँ पे 2 इंस्पेक्टर अपना सस्पेंड हुए हुए थे, वो उनके पास गए, वरदाराजन डॉन के पास, और उनको कहा कि जी हमें ना वो ज़रा समरी सस्पेंशन ठीक करवा दीजिए। इन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया। दैट वाज द फर्स्ट वर्क जो मेरी नज़र में आया था। अरे मैंने कहा परमार साहब कैसे किया, कर लिया। मतलब कि उसके घर में, उसके ऑफिस में ये सब हुआ है, और परमार साहब ने ये किया है। और उसके बाद तो मतलब कि कहाँ लंदन में जाके दाऊद का इंटरव्यू लेना और एक्सपोज करना। बाकी मैं इनकी और छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताता हूँ। मैं थोड़ा सा हूँ उस तरह का। एक बार मैंने एक बंदे को कुछ जाड़वड़ दिया, पीट दिया। हाँ जी। तो वो कोई पुलिस वाले को जानता था, इंस्पेक्टर को, उसने मेरे घर पुलिस भेज दी, मुझे पकड़ के ले गए। मेरा उसी दिन पृथ्वी थिएटर शो था। तो इनको फ़ोन किया, मैं कहा परमार साहब शो है और ये पुलिस वाला ले जा रहा है, क्या करें? कहते तू बैठ जाके। मैं कहा आ जाओ। कहते मैं तो नहाता ही नहीं। मैंने कहा कमाल है यार, ये तो गड़बड़ हो गई। सो अल्टीमेटली वहाँ पे फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी आप जाइए। क्यों जी? आपने बताया ही नहीं आप परमार साहब के दोस्त? मैंने कहा मैं कैसे, मुझे क्या पता ये बताना। मतलब कि इस तरह की हेल्प से इन्होंने, एक बार मेरे कोई किसी ने पैसे दबा लिए थे, इन्होंने पैसे दिलवा दिए थे मेरे। मतलब कि कोई कहीं पे मैं रहता था, डिपॉजिट देते हैं बॉम्बे में, तो वो दे नहीं रही थी, लेडी थी। मैंने परमार साहब को फ़ोन किया, कहते एक काम कर यार, वो DNA वाली उसके इंस्पेक्टर से मिल जाके। मैं मिला, उसने तो भाई आधे घंटे में पैसे दिलवा दिए मुझे। सो ये यारों के यार हैं, और काम भी बहुत करते हैं। काम तो परमार साहब का वालिया साहब ने और औलख साहब ने आपको काफ़ी बता दिए हैं। निडर हैं, दिलेर हैं, और दोस्तों के दोस्त हैं। ऐसी कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में से निकाल के दी हैं। हाँ जी। तो कई बार तो मैं फ़ोन करता था, किमें कुछ पंगा तो नहीं कर रहा फिर आज? मैं कहा नहीं जी, आज तो ऐसे ही फ़ोन किया मैंने। सो परमार साहब को सलूट उनके जन्मदिन पे, और उनके
चैनल की एनिवर्सरी पे बहुत 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 मुबारक। ऑल द बेस्ट, सदा सलामत रहें। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं जो लोग, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। अगर किसी शायर की दो पंक्तियों में बलजीत परमार को अगर पेश करना हो तो ये दो पंक्तियां मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और जुलाई 2020 की वो बात है, मुझे एक कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला। पत्रकारों लोग इनवाइट भेजते हैं, आइए हमारे कार्यक्रम को कवर कीजिए। उन्होंने मैसेज किया मुझे कि जी एक अमृता प्रीतम को सब जानते हैं, साहित्यकार हैं, लेजेंडरी राइटर रही हैं, कि वहाँ पे एक व्यक्ति आ रहे हैं बलजीत परमार, और वो एक उनके पास अमृता प्रीतम की एक किताब है, वो उसको भेंट करेंगे किसी को। उससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना था बलजीत परमार। जुलाई 2020 से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि ये महिला या पुरुष है, ये पत्रकार है या नहीं है। मुझे लगा यार अमृता प्रीतम है, ये उसकी कोई सहेली होगी, महिला मित्र होगी कोई उसकी, उसके पास कोई किताब होगी, शायद वो आगे कुछ उसका करेंगे, बताएंगे उनके बारे में, अमृता प्रीतम के बारे में। तो मैं चला गया और हम जब भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं ना, हमारी सबसे पहले कोशिश रहती है यार कार्यक्रम लंबा चलेगा तो जो मुख्य बंदा है वहाँ पे, मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट है, या जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम है, उसको पहले पकड़ के उसका एक इंटरव्यू कर लें, हम भी अपना काम जल्दी निपटा लें। उसी सिलसिले में गया, मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे जो बताया गया, अमन हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत उनकी बैकग्राउंड बताई कि ये बॉम्बे से हैं, वैसे पंजाब से थे, अब छोड़ गए हैं पंजाब, कई सालों से वहीं पे हैं, तो अब यहाँ हैं, इनके पास बुक पड़ी है। तो उनसे मैंने दो चार बातें जान की नहीं कि एक इंटरव्यू कर ली, बात खत्म होगी। मैंने कहा चल ठीक है, अब थोड़ा कार्यक्रम में, अच्छा मैं वहाँ से फिर निकल जाने वाला था, फिर मैं रुक गया। मैं कहा चल थोड़ा कार्यक्रम में अंदर बैठ के देखते हैं कुछ और भी जो व्यक्ति विशेष आ रहे हैं वो क्या बताते हैं इनके बारे में। तो गया, वहाँ पे IPS मनमोहन सिंह आए हुए थे कार्यक्रम में, कि परमार साहब ने वो जो अमृता प्रीतम की बुक इनके पास पड़ी है, वो उन्होंने एक कह लो भी एक यादगार के रूप में उनको भेंट कर दिया है, हाँ, कि आप इसको संभाल के रखिएगा सारी जिंदगी। तो जब मंच पर आकर IPS मनमोहन सिंह जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा इनके बारे में कि ये अंडरवर्ल्ड का खजाना है। आई थिंक एनसाइक्लोपीडिया शब्द यूज ना, कुछ और वर्ड था वो, इसने मेरे दिमाग में, एनसाइक्लोपीडिया नहीं कहा, लाइब्रेरी नहीं कहा था, पाउंड भी नहीं कहा था, पाउंड ऑफ अंडरवर्ल्ड नहीं, कुछ और ही वर्ड था, दिमाग से निकल गया, वो याद भी आ जाएगा अभी शायद। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई। हमारे ना पत्रकारिता के क्षेत्र में कहा जाता है, इंग्लिश की कहावत है, नोज फॉर न्यूज़। मैंने कहा ये बंदा बड़ा साधारण सा दिख रहा है, एक इसके पास किताब पढ़ी है, अमृता प्रीतम का पड़ोसी था, इसको ये अंडरवर्ल्ड का खजाना बता रहे हैं, अपराध जगत का। दिमाग में मेरे बात बैठ गई। मैंने इनका नंबर ले लिया, सैटरडे था वो, और अगले दिन संडे था। मतलब मैंने जैसे तैसे, मेरे दिमाग में इतनी बात बैठी, मैंने कहा यार मेरे को कल रविवार का दिन चढ़ने तो मैंने सबसे पहले इनको ही पकड़ना जाके, परमार साहब को। मैंने सुबह ही ऑफिस आके सबसे पहले इनको घंटी मारी। मैंने कहा परमार साहब, वो कल आपके बारे में ये कहा गया कि आप अपराध जगत का खजाना हो। तो ये कहते चलो छड्डो, पंजाबी जिद्दां आपां गल करते हैं, पंजाबी बातचीत होती, कहते चलो छड्डो। नहीं, मैं कहा जी आप थोड़ा सर बताएं वो मतलब क्या, उस चीज़ का मतलब क्या, पत्रकारिता की आपने बॉम्बे में। फिर थोड़ा सा इन्होंने बताया ना कि जब वो इन्होंने दाऊद और गोलियां और छोटा राजन का नाम लिया, ये तीन शब्द मेरे दिमाग में थे, दाऊद, छोटा राजन, गोलियां। मैंने कहा जी आप फ़ोन बंद करो, मुझे अपना एड्रेस दे दो। कहते क्यों? मैंने कहा जी मैंने आपके घर आना है, एक इंटरव्यू करना आपका उस सब्जेक्ट पे आके। तो यही जहाँ इस सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये जुलाई 2020 की बात कर रहा हूँ, यहीं मैं बैठा था, यहीं पास में परमार साहब हैं, यहीं परमार साहब बैठे थे। मैं पहुँच गया तो एक इंटरव्यू किया जब इनका, वो पता ही है सब, जैसा रितेश ने भी अभी बताया, रितेश जी ने, कि वो मतलब चला। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरा वो भाग्य है कि मुझे क्रेडिट देते हैं, हालांकि मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इनका ये अपना कद है जो इनके पास वो खजाना पड़ा हुआ है जो दुनिया को बताने के लिए। वो चलो इस कार्य के लिए भगवान ने मुझे चुना, मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उसके बाद सब जानते ही हैं कि कैसे फिर बलजीत परमार फॉर यू है जो पहुँचा, और आज दुनिया देख रही है जो तजर्बे इनकी ज़िंदगी के पत्रकारिता से जुड़े, अपराध जगत से जुड़े, वो सबके सामने है। और हम तो यही आशा करेंगे कि ऐसे ही दिन दोनी रात चौगनी तरक्की बलजीत परमार फॉर यू और बलजीत परमार जी करते रहें। नहीं, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि हर किसी बुरी बात में, तकलीफ़ की घड़ी में, या कुछ अजीबोगरीब हालात में भी कुछ अच्छा होता है। आई एम अ बॉर्न पॉजिटिव थिंकिंग मैन। मैं नेगेटिव कभी नहीं सोचा ज़िंदगी में, कभी नेगेटिविटी नज़दीक नहीं आने दी। बहुत मुश्किलात देखी, तकलीफ़ देखी, तंगी देखी, बेरोज़गारी भी देखी,
पैसे की किल्लत भी देखी। किराए के घरों में छोटी सी 10 बाई 10 फीट के झोपड़े में रहता था बम्बई में, वो ज़िंदगी भी देखी बच्चों के साथ। लेकिन ज़िंदगी जो है उसको मैंने बिल्कुल ऐसे लिया जैसे ज़िंदगी मेरे पास आती रही। मैं कभी ज़िंदगी ढूंढने नहीं निकला, कभी ना किसी चीज़ के पीछे भागा हूँ आज तक। बहुत कुछ किया लाइफ में, लेकिन पूरी मेहनत के साथ किया है, ईमानदारी के साथ। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मुझे किसी के सामने ना घुटने टेकने की ज़रूरत पड़ी, ना सर झुकाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक मेरे बच्चों को, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे जो पापा हैं, जहाँ हमारे जो अंकल हैं, चाचा ताया, जो भी मैं लगता हूँ रिश्तेदारों का, उनको कभी मेरी वजह से किसी किस्म की कोई नमोशी नहीं देखनी पड़ी, और ना ही मैंने कभी किसी का फ़ायदा उठाया लाइफ में। मैंने कभी सरकार से कभी एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं दिया आज तक। मैंने कोई सरकारी, हमें 10,000 की पेंशन मिलती है सीनियर जर्नलिस्ट को महाराष्ट्र में, मैंने वो नहीं ली आज तक। और मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कल आज छोटी फेवर लेके कल किसी के लिए बड़ी फेवर लौटानी पड़े। तो ये लेन देन के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ा। हाँ, रिश्ते बहुत बना के रखे। जितने आपके रिश्ते ईमानदारी से बनते हैं ना, उतने पैसे के साथ कभी नहीं बनते। मैंने बड़े बड़े करोड़पति लोग देखे और पर्सनल टच भी रहा उनके साथ, उनके घर में आना जाना हुआ, लेकिन उनके चाहने वाले, मिलने वाले 2 या 3 लोग होते थे, वो भी वो जिनका उनसे कोई बिजनेस रिलेशनशिप होता था। और जब कोई बीमार ठमार होते थे तो कोई हाल पूछने वाला नहीं होता था उनका। मैंने वो लोग भी देखे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में देखे, बिजनेस में देखे। तो मैं लर्न करता था सबसे कि बलजीत परमार, अगर एंड में आपके वही 2 हाथ रहने या खाली जब जाना है तो जो कुछ पहना भी होगा आपने वो भी लोग उतार लेते हैं। आजकल तो हॉस्पिटल में देखा मैंने, इस महामारी के चक्कर में लोगों ने, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने लोगों की रिंग्स और चेन्स वगैरह भी निकाल ली मुर्दों की। तो मैं इस चक्कर में कभी पड़ा नहीं, इसलिए मैंने कभी सोना खरीदा, ना कभी पहना। तो कोशिश ये रही कि लालच नहीं हो किसी चीज़ का। हाँ, लेकिन अब रोटी तो खानी है, उसके लिए मेहनत करो, कमाई करो। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छा किया, खुद पढ़ा लिखा अपनी मेहनत से। तो ये एक मेरा एक बेसिक करैक्टर था जो सारी उम्र चेंज नहीं हुआ। मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया लाइफ में, कभी तकलीफ देख ली लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये मैं अपने सारे दर्शकों को हमेशा सलाह देता हूँ, बहुत बार अपने एपिसोड में भी, कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो ये नसीब के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो उसमें कंट्रीब्यूशन होती है वो आपकी मेहनत की और ईमानदारी की होती है। ये 2 चीज़ों का पल्ला पकड़ के रखोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस ईमानदारी से और इससे आपको निडरता मिलती है, आपको सच बोलने की हिम्मत मिलती है। और सच जो है वो कड़वा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जिसके बारे में भी आप बात करते हो उसको भी लगता है कि ये आदमी ने बात तो सही की है। और जब आपको लालच नहीं है तो आप गलत काम करोगे ही नहीं, तो आप गलती करने से बच जाते हो आप। तो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो लिमिटेड सी रखो, उतनी जितनी चादर है उतने पैर पसारे जाए, वो ठीक रहता है। और मेरा ये चैनल शुरू करने के बाद पहले तो 1 महीना तो आप बहुत बार सवाल पूछते हो मुझे, बहुत से लोग पूछते हैं, 1 महीना तो मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। रितेश आता था शाम को अपने ऑफिस से जाते हुए, नीचे गाड़ी खड़ी करनी आना, अपना मोबाइल लक्की का, अपने मोबाइल से मुझे कुर्सी पे बैठा के मुझे याद करवा देता था कि परमार साहब आपने थोड़े दिन पहले जो किस्सा सुनाया था वो सुना दो, तो मैं वो किस्सा सुना देता था। तो ऐसे कर करके 1 महीना तक कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी। वो पूरी जो सजेशन थी सब रितेश की होती थी। कभी वो भिंडरा वाले का सुना दो, कभी सिमरन सिंह मान का, जो हम आपस में बातें करते थे, या इनको याद आ जाता था बोल देते थे। तो मैं इनके साथ बैठ के 15 मिनट में वो खाका दिमाग में बनाता था। और मैं कभी ये बोलता भी तो मैंने नोट्स कभी नहीं लिए, मैं कभी कागज़ से पढ़ के नहीं बोलता हूँ। रोज़ जो 20-25 मिनट बोलता हूँ नॉन स्टॉप बोलता हूँ मैं, उसकी कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ती कि बाद में जैसे लोग करते हैं 4 सेंटेंस बोले फिर उसमें सोच लिया, पढ़ दिया, दोबारा बोले। तो उसमें 20 मिनट की जो आपकी वीडियो होती है
उसको बेचारे एडिटर को एडिट करने में 2 घंटे लग जाते हैं, और मेरा एडिटर तो 15 मिनट में लोड करके चला भी जाता है। तो ये एक जो एक्सपर्टीज़ है वो एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए मैं कहता हूँ जितना काम कर सकते करो, और ठीक है काम करो तो गलती भी होगी, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं गलतियाँ सुधारता हूँ, उनको छुपाने की कोशिश कभी नहीं की। मेरी कई बार मैं 2019 की जगह पे 1920 बोल जाता हूँ, क्योंकि मैं एक फ्लो में बोलता हूँ, मैं रोक के जहाँ सोच के नहीं बोलता, क्योंकि पूरा घाका दिमाग में होता है। तो साल में कई बार गलती हो जाती है, कई बार किसी का उम्र बताने में, कई बार किसी का नाम गलत हो जाता है। तो आपने देखा होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में उन गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग मुझे बोलते हो कि सर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे से गलती हुई है तो मुझे उसमें माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। काम करोगे तो गलती होगी, जिस आदमी ने काम ही नहीं करना वो गलती क्या करेगा। तो ये कुछ बेसिक मेरे देसी फंडाज हैं लाइफ के, जिनको लेके मैं सारी उम्र चला हूँ। जैसे एक आखिरी बात मैं आज करूँगा, बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से आए, कहाँ कैसे पहुँचे। तो मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। ढोलन गांव का नाम था, लुधियाना जिला में है, जगराऊँ के पास। मेरे फादर पेप्सू आर्मी में काम करते थे। 1956 में पेप्सू ख़त्म होकर पंजाब के साथ मर्ज हो गया और शिमला राजधानी बनी पंजाब की। तो मेरे डैडी को पेप्सू आर्मी से निकाल के सिविलियन बना दिया गया और उनको सेक्रेटेरिएट में नौकरी मिल गई। 6 साल हम लोग शिमला में रहे, मेरी शुरुआती पढ़ाई शिमला में हुई। उसके बाद 1961 में शायद पहली चाइना की लड़ाई के थोड़ा पहले हम लोग चंडीगढ़ आए, वहाँ पे रहे, चंडीगढ़ में पढ़ाई की, 10वीं पास की, और उसके साथ पंजाबी सूबा बन गया, पंजाब की राजभाषा पंजाबी बन गई। मैंने 10वीं के एग्ज़ाम दे के पंजाबी टाइप राइटिंग सीख ली कि कल राजभाषा बनेगी तो मैं सरकार की नौकरी कर लूँगा। और आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि मैं पंजाब सरकार का सबसे पहला पंजाबी टाइपिस्ट था, और मेरी उम्र थी 16 साल 3 महीने। मैं पंजाब सरकार में टाइपिस्ट लगा सेक्रेटेरिएट में, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, ज्ञानी ज़ैल सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे शायद। तो उस ऑफिस में मेरे लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला गया था कि इसकी उम्र 18 साल नहीं है तो इसको नौकरी में कैसे रखें। तो एक कोई जनरल डिपार्टमेंट होता था, कुछ उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि जब तक ये 18 साल का नहीं होता इसको टेम्परेरी रखा जाएगा, 18 साल का होगा तो ये परमानेंट सरकारी मुलाजिम हो जाएगा। तो मैं वो वहाँ से लगा। मेरे दूसरे बाद जो दूसरा टाइपिस्ट आया सेक्रेटेरिएट में वो था जसवीर सिंह बीर, जो बाद में IPS बना और बाद में आप पार्टी का भी कुछ रहा। तो हम 2 टाइपिस्ट थे कई महीनों तक पूरे सेक्रेटेरिएट में। बाद में कुछ लोग आए ऐसा, तो खैर तो मैंने वो सरकारी नौकरी करते हुए इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इवनिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है, वहाँ से मैंने अपना BA किया। उसके बाद मैंने वहीं से डिपार्टमेंट से पढ़ाई करते करते MA किया पंजाबी का, फिर MA अंग्रेज़ी का किया, फिर MA फ़िलासफ़ी का किया। तो 76 तक मैं MA करता रहा वहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल में कमरा लेना होता था और एक लालच था। मैंने घर छोड़ के हॉस्टल में रहने लग गया। स्टूडेंट लीडरशिप की 1971-72 में 42 दिन की स्ट्राइक हमने करवाई, उसका मैं रैंक लीडर था। तो कुछ तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ भी हुई, तो उसको ले के मुझे ऊपर 13 केस बन गए मेरे ऊपर। लकीली मैं अरेस्ट नहीं हुआ। केस क्या थे, बस को आग लगाने की कोशिश, यूनिवर्सिटी के ट्रैक्टर को तोड़ दिया, कुछ स्ट्रीट लाइट्स में पत्थर मार के तोड़ दिए। इसके सबके 13 केस मेरे ऊपर बना दिए चंडीगढ़ में। और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी नौकरी बचाई, इसलिए कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ। मैं नौकरी पे भी नहीं जाता था, हॉस्टल का कमरा मेरा सील कर दिया। मैं भाग के कलकत्ता चला गया। 3.5 महीने मैं छुट्टी लेता रहा सरकार से, वहाँ से चिट्ठियाँ लिख के। और अल्टीमेटली नसीब सिंह गिल हमारे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ज्ञानी जी के पीछे पढ़ के एक DIG बाबा थे, एक सर नीचल पता नहीं क्या थे वो, बाद में उन्होंने सारी बोल के, ज्ञानी जी ने बाबा जी को बोल के, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के मेरे केस वेस ख़त्म करवाए।
मैं 4.5 महीने के बाद केस ख़त्म होने के बाद वापस आया, अपनी पढ़ाई जारी रखी, नौकरी जारी रखी। इसी बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी कि ये आदमी को अगर लगाम देनी है तो शादी कर दो इसकी। तो 22 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी। मैं फिर भी घर छोड़ के हॉस्टल में रहता था, बीवी घर पे रहती थी, मैं हॉस्टल में रहता था, घर में रहना नहीं था। तो इस किस्म से वो स्ट्रगल की लाइफ से निकल के आई डिसाइडेड कि यहाँ रहूँगा तो कोरों पग्गा चलता रहेगा स्टूडेंट लाइफ के, फिर कोई भी पकड़ लेंगे, केस फिर खुल जाते हैं, तो अच्छा है कि इस माहौल से बाहर निकलो। तो 76 में मैं मुंबई चला गया। वहाँ जाके मैंने पंजाबी के अखबार में नौकरी की 1 साल। उस 1 साल में मेरा काम था बड़े बड़े पंजाबी लोगों के इंटरव्यूज़ करना। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दौर था, जिसमें जितने ब्यूरोक्रेट्स महाराष्ट्र के थे, पंजाबी, हिंदू हो या सिख हो, उनके इंटरव्यूज़ करना मेरा काम था। उसमें मैंने SS विर्क का इंटरव्यू किया, ही वॉज SP हेडक्वार्टर पूना। उसमें मैंने पसरीचा का इंटरव्यू किया जो बाद में DG बने महाराष्ट्र के। उसी समय मैंने अमरजीत सिंह समरा का इंटरव्यू किया पंजाबी अखबार के लिए, वीकली के लिए, पंजाबी में। तो उसी समय मैंने एक गिल साहब हुआ करते थे, रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो हमारा नागपुर के कलेक्टर थे। तो इस किस्म से बहुत सारे पंजाबी ब्यूरोक्रेट तकरीबन सबकी मैंने इंटरव्यूज़ की 1 साल के अंदर अंदर, जो मेरी बाद में प्रोफेशन में जब मैं जर्नलिस्ट बना तो मेरे वो जो रिलेशन मैंने पंजाबी अखबार से बनाए थे वो बहुत काम आए। तो वहाँ से 1 साल काम करने के बाद मुझे लकली हॉलीडे इन एक वहाँ पे 5 स्टार होटल है, तो उसमें मुझे 28 साल की उम्र में, अब जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, और मुंबई में तो मैं सिर्फ शायद 2-3 साल पुराना था। 79 में मुझे हॉलीडे इन जुहू की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। वहाँ मैंने 3.5 साल एक 5 स्टार होटल का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो काम मैंने किया। उसके बाद मैं छोड़ के, कुछ कारण से छोड़ा, तो मैं वहाँ 3,500 रुपये महीने की सैलरी थी मेरी 1982 में। वो छोड़ के मैंने फ्री प्रेस जर्नल, जो उस ज़माने में सबसे बढ़िया अखबार हुआ करता था अंग्रेज़ी का, उसमें मैंने जाके प्रूफ रीडर की नौकरी की 700 रुपया महीने से। 350 की नौकरी अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए छोड़ के मैंने 700 रुपये की नौकरी की, और करते 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 मैं उसी अखबार का चीफ रिपोर्टर भी बन गया 2.5 साल में। उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस में 1.5 साल काम किया, फिर वापस फ्री प्रेस आया। फिर BKR के करंजिया जो ब्लेड्स चलाते थे, उन्होंने एक डेली अखबार शुरू किया, उसका नाम रखा द डेली, तो टैबलेट साइज में था। उसमें मुझे बुला लिया अच्छी सैलरी पे। तो हॉलीडे छोड़ने के बाद मैंने 1.5 साल के अंदर अंदर वो सैलरी क्रॉस करके 4,500 में फिर कमाने लग गया जर्नलिज्म के प्रोफेशन में। उसके बाद मैं डेली का चीफ रिपोर्टर बना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रहा। वो करते उसके बाद मैंने अपना अखबार शुरू किया 93 में, बॉम्बे आई। 4.5 साल मैंने वो अपना अखबार चलाया। मैं शायद हिंदुस्तान का अकेला रिपोर्टर हूँ जिसने अपना अखबार चलाया खुद का, और भी डेली अखबार 24 पेजेस अ डे, वो मैंने चलाया अपना। फिर वो घर की समस्याओं से कुछ से अखबार बंद करके फिर मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे ईस्टर्न आई में काम किया, BBC के लिए प्रोग्राम बनाए। तो 7.5 साल मैंने वो खाना बदोशी की ज़िंदगी इंग्लैंड में देखी, दिल नहीं लगता था। फिर वापस आ गया। 2005 में DNA अखबार शुरू हुआ, जो जी न्यूज़ और दैनिक भास्कर ग्रुप ने शुरू किया था। उसमें असिस्टेंट एडिटर की मुझे पोस्ट मिल गई। 2005 में मैंने इंग्लैंड से वापस आके वो ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद वहीं पे उसके 2011 तक, रिटायर होने तक मैं DNA में रहा। उसके बाद ये मेरी लाइफ थी, पत्रकारिता में निकल गई सारी उम्र। तो आज मौका मिला है आपके सामने रोज़ रूबरू होता हूँ ये चैनल लेके, और आशा करता हूँ आप सबको इसी तरह प्यार मोहब्बत, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमारी इस चैनल के साथ रहेंगी, और अगले साल फिर इसी तरह एक और साल इस चैनल का जन्मदिन दूसरा फिर मनाएंगे। इसी आशा और इसी मंशा के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार जी।
परमार साहब को सबसे पहले मैं आज से 2 साल पहले मिला था। वो पंचकूला में इनके दोस्त थे राणा साहब और बगन साहब के घर पे, वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद आज तक हम एक साथ ही काम कर रहे हैं। और परमार साहब को पंजाब में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाला बलजीत जो है थे मरवाहा, वर्ल्ड पंजाबी के पत्रकार थे, उनके साथ मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। वो बलजीत का वहाँ पे मोहाली में एक प्रोग्राम था बलजीत परमार साहब का, और वहाँ पे बलजीत मरवाहा जी आए हुए थे प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और उनको मैंने बताया कि बलजीत परमार जी सिर्फ यहाँ पे इनको ये ना समझना कि सिर्फ एक किताब भेंट करने के लिए आए हैं, और इनके पास जो वो बॉम्बे का जो अंडरवर्ल्ड के जो इनके पास जो पूरी डिक्शनरी जो ज्ञान है वो उनके पास फुल भरा हुआ है। और उसको मैंने बताया, और ये सबसे पहले उनको मैंने बताया कि ये सिर्फ बलजीत परमार जी हैं जो दाऊद को 33 टाइम मिले हैं। और वो बात उनको उसी टाइम उनके दिमाग में खटक गई, और वो उन्होंने बोला कि मैंने आज सबसे पहले बलजीत परमार जी की इंटरव्यू करनी है। और उसके बाद वो इंटरव्यू होने के बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद आपने इनका जो बलजीत परमार फॉर यू चैनल शुरू कराया, उसके बाद तो आप देख रहे हो आगे से आगे इस पूरी महाराज की पूरी कृपा है जी। दो क्यों? चलो जी। चलो जी, चलो कराओ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ